अच्छा जी। आज हम छोटा सा काम करना चाह रहे हैं एक। इसमें आम तौर पे कॉमनली रिसर्च पेपर्स में भी और जो कुछ स्टूडेंट्स वगैरह को भी काम करते हुए देखा है, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमनली देखा है कि लोग ये मिस्टेक करते हैं। तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा कवर करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ताकि जिस टाइम पे आप लोग अपना मॉडल्स वगैरह को रन करें, इवेल्युएट करें, तो उसके अंदर ये गलती ना करें। हमारा जो मेन मकसद है वो हम थोड़ा सा रिव्यू एक करेंगे कि पाइपलाइन ओवरऑल हमारी अभी तक मशीन लर्निंग की किस तरीके से चल रही है, और उसके अंदर जब आखिर में हमारे पास कोई रिज़ल्ट आ जाता है तो हम उसको किस तरीके से एवेल्यूएट करते हैं। तो हमने ये देखा था कि हमारे पास एक शुरू में कोई डाटा सेट होता है थोड़ा सा, ठीक है, और उसको हम दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेते हैं। एक होता है ट्रेनिंग के लिए और एक होता है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। ये हमने बात की थी कि किस तरीके से आप स्प्लिट्स कर सकते हैं, मुख्तलिफ इसकी तरीक़ेकार। यहाँ पे आप किसी मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं, ठीक है, बाकी सारी एरर्स वगैरह के ज़रिए से आप यहाँ पे मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं। जब ये ट्रेन हो जाता है तो टेस्ट सेट्स जो आपने रखे होता है अपने पास, उसमें से कुछ चीज़ें आप इसको इनपुट के तौर पे देते हैं और ये आपको आउटपुट जनरेट करके देता है, जो कि प्रिडिक्शन होती है, ठीक है। अब अगर ये प्रिडिक्शन रियल वैल्यूड है तो हम इसको कहते हैं कि जी ये हमारे पास रिग्रेशन है, और अगर ये हमारे पास डिस्क्रीट है तो हम उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में जो सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो बाइनरी क्लासिफिकेशन है, कि आपके पास येस या नो में जवाब आएगा। तो हम उसको एज एन एग्जांपल उठा रहे हैं और उसके बाद फिर उसको मल्टी क्लास की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। तो अभी हमारे पास जो कंसर्न है वो है क्लासिफिकेशन, ठीक है। रिग्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि रिग्रेशन में हमारे पास बाकायदा एक कॉस्ट फंक्शन होता है, जो भी कॉस्ट फंक्शन हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो हमें एक रियल वैल्यूड नंबर आखिर में आउटपुट दे देता है, विच इज़ दी एरर। तो हमें पता है कि ये एरर है, उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। दो मॉडल्स अगर अलग अलग रन हो रहे हैं तो हर एक का अलग अलग हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा इनमें से अच्छा है, किसका एरर कम है, वो सारा हो सकता है। क्लासिफिकेशन में ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो मॉडल की एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए हमारे पास तरीकाकार क्या होता है? एक्यूरेसी से मुराद ये है इन वेरी नॉन साइंटिफिक लेमैन टर्म्स कि मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। आगे इसको फिर स्पेसिफाई फिर करते हैं। तो हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन में दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, या 1 या 0 आउटपुट हो सकता है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव से मुराद ये होता है कि जो क्लास हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आया इस पेशेंट को कैंसर है या नहीं है, ठीक है। तो कैंसर का होना इज़ ए क्लास, जिसको हम 1 कहेंगे जब कैंसर है, 0 कहेंगे जब कैंसर नहीं है, ठीक है। तो जब 1 होगा तो उसको पॉजिटिव का लफ्ज़ भी कहा जाता है, ठीक है। ऑल्दो के कैंसर का होना कोई पॉजिटिव बात नहीं है, लेकिन उसको पॉजिटिव कहा जाता है कि येस दिस इज़ अ हिट, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो केस बनता है वो इस तरीके से बनता है कि हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है इन द रियल वर्ल्ड, जो कि कभी हमें पता है कभी नहीं पता, लेकिन टेस्ट सेट में वो हमें पता होती है, ठीक है। तो या वो पॉजिटिव होगी और या वो नेगेटिव होगी, ठीक है। दो ही बातें हो सकती हैं, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और जो हम प्रिडिक्शन हमारे मॉडल ने हमें करके दी है, प्रिडिक्शन भी इसी तरीके से या पॉजिटिव हो सकती है और या नेगेटिव हो सकती है। दो ही बातें मॉडल कर सकता है ना, तीसरी बात तो नहीं कर सकता। तो इससे हमारे पास एक यहाँ पे एक 2x2 का टेबल कह लें, मैट्रिक्स कह लें, ये बन जाता है, ठीक है। अब इन में से जितने भी 4 डब्बे बने हमारे पास, इन चारों के अपने स्पेसिफिक नाम हैं, ठीक है। और इसके अंदर आमतौर पे कन्फ्यूजन थोड़ी सी याद रखने में मुश्किल होती है, तो थोड़ा सा उसको देख लेंगे किस तरीके से है कि हमने यहाँ पे प्रिडिक्शन की पॉजिटिव की, ठीक है, ये पी है ना, हमने प्रिडिक्शन की पॉजिटिव की और हमारी प्रिडिक्शन जो है वो ठीक है, ठीक है। तो इसको कहेंगे ट्रू पॉजिटिव। यहाँ पे हमने अगेन प्रिडिक्शन की पॉजिटिव की, लेकिन हमारी प्रिडिक्शन गलत है, तो इसको कहा जाता है फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका है कि इसको उल्टा पढ़ेंगे कि हमने प्रिडिक्शन क्या की और वो अगर सही थी तो ट्रू पॉजिटिव, अगर वो गलत थी तो फॉल्स पॉजिटिव। इसी तरीके से हमने प्रिडिक्शन की कि ये चीज़ नेगेटिव है, यानी कि ये क्लास नहीं है, और वो गलत थी तो फॉल्स नेगेटिव। हमने प्रिडिक्शन की कि ये नेगेटिव है और वो ठीक थी, तो ट्रू नेगेटिव। तो ये इसको याद रखने का आसान तरीका। तो हमारे पास 4 चीज़ें आ जाती हैं, ट्रू पॉजिटिव्स, फॉल्स नेगेटिव्स और ट्रू नेगेटिव्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उल्टा होता है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा याद रखने में कन्फ्यूजन होती है थोड़ी सी। लेकिन ये आपको जिस टाइम पे लिटरेचर वगैरह आप रिव्यू कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत रेडीली ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत इंटरनलाइज नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा ऑफ इंटरेस्ट होती है आमतौर पर वो फॉल्स पॉजिटिव की होती है, ठीक है। तो फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है कि वो चीज़ एक्चुअली पॉजिटिव थी नहीं, लेकिन आपने उसको पॉजिटिव कह दिया। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट आया, उसको कैंसर था नहीं, आपने कह दिया कि जी आपको कैंसर है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी बैड थिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इट्स वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो अगले को काफ़ी ज़्यादा वो साइकोलॉजिकल
पेन भी उसको आता है और जाहिर बात है इलाज के ऊपर खर्चा लगाता है, बहुत सारे काम करता है और एक्चुअली उसको कोई करने की ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। तो फॉल्स पॉजिटिव ये है। आपके पास हमारा जो अपना मेरी स्पेशलिटी है मैलवेयर एनालिसिस के अंदर, वहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि एक चीज़ वायरस नहीं थी, आपने कह दिया ये वायरस है, ठीक है। तो अब वो एक क्लीन फाइल आपकी कोई पड़ी हुई थी, आपके काम की कोई चीज़ थी, आपने कहा वायरस है, आपने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो दैट इज़ अ फॉल्स पॉजिटिव। एक नुकसान तो इससे होगा कि आपने डिलीट कर दिया। दूसरा ये नुकसान होता है आमतौर पे फॉल्स पॉजिटिव से इन ऑलमोस्ट ऑल द डोमेन्स कि अगर आपके पास फॉल्स पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा हो तो आपके मॉडल के ऊपर ट्रस्ट ही खत्म हो जाता है फिर यूज़र का, ठीक है। कि आपने कहा कि जी इस चीज़ में भी ये इसको भी कैंसर है, इसको भी कैंसर है, इसको भी कैंसर है, तो उसके बाद जब आप वो कहानी क्या है, शेर आ गया वाली, ठीक है, ये वो चीज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो उसके बाद जब वाकईतन भी शेर आ जाएगा तो कोई आपकी बात पे एतबार नहीं करेगा, ठीक है। तो फॉल्स पॉजिटिव का काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। इसको आमतौर पे इस वजह से लिटरेचर में आपको ये काफ़ी देखने में मिलेगा, तो इसको गौर से याद रख लें किसी भी तरीके से, आप जिस तरीके से इसको याद रखना चाहें कि हमने कहा पॉजिटिव और वो था नहीं पॉजिटिव, ठीक है। तो फॉल्स पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये हमारे वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब इनके ऊपर हम मुख्तलिफ किस्म के मैट्रिक्स एक मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए अभी डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला जो है उसके अंदर उसको कहा जाता है एक्यूरेसी। अब फॉल्स नेगेटिव भी होता है, कॉस्टली होता है आमतौर पे, लेकिन केस बाय केस डिपेंड करता है। अब कैंसर के केस में फॉल्स नेगेटिव इज मच 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 वर्स देन अ फॉल्स पॉजिटिव। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ट्रू नेगेटिव ये कि हमने कहा कि वो नहीं है, ठीक है, और हमने सही प्रेडिक्शन की। देखें ये वाले जो दो केसेस है ना आपके पास, ये वाला केस और ये वाला केस, दिस इज व्हेन वी आर राइट, व्हेन वी आर राइट देन एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। इन दोनों को हम सबसे ज्यादा करना चाहते हैं, ठीक है। और ये दो जो है इन दोनों का मिनिमाइज करना चाहते हैं। कुछ केसेस में फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा बुरे होते हैं, कुछ केसेस में फॉल्स नेगेटिव ज्यादा बुरे होते हैं, कुछ केसेस में दोनों बहुत बुरे होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है। कैंसर तो असल में बिल्कुल वो एक्सट्रीम केस की एग्जांपल है, इसी वजह से मशीन लर्निंग में बहुत ली भी जाती है। तो उसमें तो आपने इतनी सी गलती भी की तो दैट इज़ वेरी बैड, ठीक है। तो वो बात आपकी सही है वैसे कि फॉल्स नेगेटिव भी काफ़ी बुरा हो सकता है, लेकिन लिटरेचर में नॉर्मली जब आप देखेंगे तो आपको फॉल्स पॉजिटिव के नुकसान वगैरह और वो चीज़ें इन जनरल ज़्यादा नजर आती हैं। इस वजह से मैंने कहा कि थोड़ा उसको फोकस कर लें। अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि किसी भी मॉडल की एक्यूरेसी किस तरीके से मेजर की जाती है, ठीक है। तो एक्यूरेसी का मतलब ये होता है इन वेरी हाई लेवल टर्म्स के व्हाट परसेंटेज डिड वी गेट राइट, ठीक है। इसका फार्मूला आगे एक 4 फार्मूले आएंगे, सारे एक जैसी शक्ल होती है, अगेन याद रखने में मुश्किल होती है। तो इनकी जो हाई लेवल डिस्क्रिप्शन है वो आपको एक्जैक्टली पता होनी चाहिए, बेशक फार्मूला नहीं भी पता हो, ठीक है। मैं अगेन वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी कि वहाँ पे मैं इस किस्म को आपको नहीं कहूँगा जी इसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट करें और फार्मूला ना दूँ, ठीक है। तो याद करना जरूरी नहीं, आपको हाई लेवल डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए कि एक्यूरेसी बेसिकली मीन्स व्हाट परसेंटेज डिड वी गेट राइट। तो उसका फार्मूला जो बनेगा वो ये बनेगा कि इसको और इसको आप ऐड करेंगे, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव्स जितने ये थे इसके और टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स जो हमने इसको दिए थे, ये आपकी एक्यूरेसी आ जाती है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड मेजर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक हो गया। तो एक्यूरेसी क्या है कि जितने डाटा पॉइंट्स हमें दिए गए थे उनमें से कितनी परसेंटेज हमने सही की, ठीक हो गया। तो एक्यूरेसी आपको लिटरेचर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, मशीन लर्निंग के रिसर्च में तो नहीं, लेकिन जब आप इसकी और जगहों पे एप्लीकेशंस वगैरह देखें तो आपको मोस्टली एक्यूरेसी ही रिपोर्टेड मिलेगी, ठीक है। तो उसमें एक मसला है, अभी आगे आके फिर देखते हैं। ये बाइनरी क्लासिफिकेशन मैंने यहीं पे बात कर दी। और कुछ आपके पास चीज़ें हैं, इसको पहले यहाँ पे देखें कि ये एक्यूरेसी अभी तक हमने बात कर ली है, ठीक है। और इसके अंदर एक देखें ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव जो हमने सही किए डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ देम, सारे जो हमने एक्चुअल टेस्टिंग की। हाँ, जो प्रिडिक्शन हमने की प्रिडिक्शन ठीक थी ऐसे कह लें। हाँ मतलब वो सही आप क्लास की तरफ लेके जा रहे हो ना, सही से मुराद ये है कि प्रिडिक्शन हमारी ठीक थी। अब सही है लफ्ज़, हमारी प्रिडिक्शन ठीक थी, कितनी परसेंटेज में हमारी प्रिडिक्शन ठीक थी, ठीक है। वो सेमेंटिक डिफरेंस उसका आता है, ठीक है। अच्छा, अब एक मसला है एक्यूरेसी में, ठीक है। और वो मसला जो है आम तौर पे, अब यहाँ पे जब ये अगर आप पहले से आप लोगों को नहीं पता तो ये अभी जब हम ये मसला देख लेंगे तो जब भी आप लिटरेचर रिव्यू करें तो वहाँ पे आपको ये एनालिसिस करना चाहिए कि जो ये एक्यूरेसी रिपोर्ट कर रहे हैं इज इट रियली वर्थ प्रेजेंटिंग एज ए मॉडल्स इंपॉर्टेंस, ठीक है, या करेक्टनेस। एक्यूरेसी रिपोर्ट करना ठीक है या नहीं इस जगह पे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं कि हमारे पास एक होपफुली मैं इसके अंदर मिस्टेक नहीं करूँगा क्योंकि नंबर्स में याद करके नहीं आया हूँ, और देखते हैं। कैंसर की एग्जांपल है हमारे पास, और हमारे पास 100 पेशेंट्स आए, ठीक है। 100 पेशेंट्स में से हमने
ऐसा किया कि हम एक कोई उसमें कच्चा गड़ी में कोई लेबॉर्ट्री चला रहे हैं और हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है अनफॉर्चुनेटली कैंसर की ट्रीटमेंट का, लेकिन हमने पैसे भी लेने हैं लोगों से और हमें पता है कि कैंसर बहुत रेयर है, ठीक है, लिटरेचर में जो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.5% ऑफ द होल पॉपुलेशन. तो देर इज़ अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी दैट this guy who has just come up will not have cancer. So basically what we do is we take the samples and after a couple of days or couple of weeks we return the result which says not cancer. ठीक है, we don't do anything else. So हमारे पास 100 लोग आए, ठीक है, हमने हर किसी को कहना है कि जी नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव हम किसी को कहते ही नहीं है, तो ये दोनों तो हो गए 0. ठीक हो गया. और अब हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास लोग आए थे उनमें से किसी एक को कैंसर था, ठीक है, और जो बाकी के थे हमारे पास उनको नहीं था, तो 99 हमने सही कर दिए सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ टेलिंग एवरीवन दैट दे डू नॉट हैव कैंसर. हमने 99 सही रिजल्ट्स निकाल लिए और एक जो था वो बस एक गलत हो गया. अब इसकी एक्यूरेसी निकालते हैं. एक्यूरेसी क्या होती है, दिस प्लस दिस, तो 0 + 99 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इज 100, सो दैट इज 99% एक्यूरेसी विच इज रियली गुड. ठीक है, सिंपली by not learning anything from the data, we are achieving 99% accuracy. So if somebody comes up with a model and reports their model saying that we have achieved 98.7% accuracy, their model is pretty much crap. Okay? It's not even doing what this basic no learning model is doing. मुझे आ रही बात? तो ये हमने एक्यूरेसी रिपोर्ट की. अगर आपको ऐसा कोई पेपर मिले जो कि आपको ये साबित करना चाहे कि हमारी एक लेबॉर्ट्री है और हमने उसके ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, एक प्रॉपर हमारे पास एक्यूरेसी का ये फार्मूला है और इस फार्मूले के अगेंस्ट हमारी एक्यूरेसी जो आई है वो 99% आई है, तो इट डज नॉट टेल यू एनीथिंग एट ऑल. ठीक है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, और ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्लासेस जो हैं वो स्क्यूड हैं. इसको कहते हैं स्क्यूड क्लासेस. स्क्यूड क्यों हैं? क्योंकि आपके पास जो पॉजिटिव्स हैं दोज आर वेरी वेरी फ्यू और जो नेगेटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इन द होल पॉपुलेशन. तो अब आपके पास जो डाटा सेट आएंगे, कोई भी किस्म के डाटा सेट्स, उन सारों के अंदर ये क्लासेस बहुत स्क्यूड होंगी. स्क्यूड से मुराद है एक तरफ टिल्टेड होंगी. ठीक है, तो जब भी आपके पास स्क्यूड क्लासेस होती हैं तो रिपोर्टिंग द एक्यूरेसी डज नॉट मेक एनी सेंस. ठीक है, क्योंकि यू कैन अचीव अ वेरी हाई एक्यूरेसी सिंपली बाय मार्किंग ऑल ऑफ द क्लासेस टुवर्ड्स द स्क्यूड क्लास. ठीक है, सारी प्रेडिक्शंस आप उस साइड की कर दें एंड यू गेट अ वेरी हाई एक्यूरेसी. तो जब भी आपको किसी पेपर में एक्यूरेसी, सिर्फ एक्यूरेसी रिपोर्टेड मिलेगी, तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आया इन्होंने जो इवेल्युएशन की हुई है वो उसमें स्क्यूड क्लासेस तो नहीं है. अगर स्क्यूड क्लासेस हैं तो उनकी एक्यूरेसी डज नॉट मेक मच डिफरेंस. ठीक है, ऐसा ही है जैसे उन्होंने कुछ रिपोर्ट ही नहीं किया. समझ पड़ेगी बात की? बात समझ आ गई? तो दूसरों के हिसाब से भी, फिर हमारे हिसाब से भी है कि अगर हम किसी ऐसे मॉडल के ऊपर काम करें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्क्यूड क्लासेस हैं, तो वहाँ पे आप एक्यूरेसी रिपोर्ट नहीं करेंगे. लेकिन एक्यूरेसी से कुछ पता नहीं चलता कि आपका मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है. समझ आ गई बात की? ठीक है, ये बात क्लियर है? जो मॉडल है वो तो उस रीजन के लिए ठीक होगा, जिधर भी नहीं होगा, जिधर आप निकाला कैंसर के. हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये जो मॉडल जो आपने अप्लाई किया हुआ है इस कैंसर के डाटा सेट के ऊपर, जो 99% एक्यूरेसी आपको अचीव करके दे रहा है, तो इससे हमें पता कुछ नहीं चल रहा. ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरा मॉडल है, हो सकता है आपने बहुत अच्छा वाकईतन सही मॉडल निकाला है और बाई चांस इट हैपन्स टू गिव दिस वन रॉन्ग रिजल्ट. ठीक है, बाय वेरी बैड लक इट हैपन्स टू गिव दिस वन बैड रिजल्ट. उस वक्त भी एक्यूरेसी 99% आएगी. मॉडल बहुत अच्छा है. कहने का मतलब ये है कि हमें इससे पता नहीं चल रहा कि मॉडल कैसा है. एक्यूरेसी रिपोर्ट करने का मतलब ये है ना कि हम ये इवैल्यूएट करें कि मॉडल कैसा है. तो इस 99 से हमें कुछ पता नहीं चल रहा बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम स्क्यूनेस ऑफ दी क्लासेस. कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास 25-75 का रेशो होता है. ठीक है, उस केस में भी एक्यूरेसी रिपोर्ट करना, अगर आपने लेट से 80% एक्यूरेसी अचीव की है, तो उससे हमें कुछ खास नहीं पता चल रहा. ऑल्दो के पता चल रहा है कि चूंकि 75-25 की स्क्यूनेस है और उसके अंदर 80% एक्यूरेसी है, तो मे बी योर मॉडल इज डूइंग समथिंग, बट इट्स अगेन समथिंग. तो एक्यूरेसी वहाँ पे यूजफुल होती है जहाँ पे आपके पास बैलेंस क्लासेस हो. मिसाल के तौर पे आपके पास एमनिस्ट का डाटा सेट है, उसके अंदर हर जो आपके पास डिजिट है उसके इक्वल नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं आपके पास, तो देन इट्स गुड टू रिपोर्ट एक्यूरेसी. ठीक है, वहाँ पे आप करो इस किस्म, या इस किस्म का आपके पास कोई डाटा सेट है कि कोई डिजीज़ है जिसमें हाफ ऑफ द पॉपुलेशन डज हैव दैट डिजीज़, तो फिर ठीक है, वहाँ पे आप एक्यूरेसी रिपोर्ट करें. ठीक, समझ आ रही बात की? जब स्क्यूड क्लासेस होंगी तो एक्यूरेसी वहाँ पे अच्छा काम नहीं करती, तो फिर क्या करें? उसके लिए हमारे पास दो और चीज़ें हैं. ठीक है, अब एक ही जगह पे हम दो बातें रिपोर्ट करेंगे. एक को कहा जाता है रिकॉल. ठीक है, रिकॉल ये कहती है कि हमारे पास ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव के रेशियो में कितने थे. ठीक है, तो रिकॉल का इसकी अब हाई लेवल डिस्क्रिप्शन क्या है. देखिए, ट्रू पॉजिटिव क्या चीज़ है? वो चीज़ जो कि एक्चुअली पॉजिटिव थी.
ठीक है। और फॉल्स नेगेटिव क्या है? वो चीज जो कि एक्चुअली पॉजिटिव थी, हमने उसको सिर्फ नेगेटिव कहा, ठीक है ना। तो ये नीचे वाली जो चीज है ये बता रहा है आपको कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव्स, जितने पॉजिटिव थे सारे के सारे डाटा सेट में, उसमें से कितने हमने आइडेंटिफाई कर लिए। ये बात समझ आई? हाई लेवल डिस्क्रिप्शन रिकॉल की क्या है कि जितने थे पॉजिटिव्स उसमें से कितने हमने आइडेंटिफाई कर लिए। रिकॉल ऐसे ही है ना कि आपके पास बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं तो उनमें से कितने आपने निकाल लिए, ठीक है। बहुत सारे पॉजिटिव्स थे उसमें से कितने आपने आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। इसको रिकॉल कहा जाता है। तो रिकॉल ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि ज्यादा हो, ठीक है। तो रिकॉल को ज्यादा करने का क्या तरीका है? अगेन वही काम कर लो कि सारे के सारों को कह दो कि ये इनको कैंसर है। पहले हम ये कह रहे थे ना कि किसी को भी नहीं है, अभी सबको कह दो कि कैंसर है, तो जितनों को कैंसर होगा वो भी आ जाएंगे, रिकॉल हमारी 100% होगी, ठीक है। रिकॉल इसलिए कहते हैं कि रिकॉल बेसिकली इसको कहा जाता है कि कोई चीज़ आपके पास पड़ी हुई है और उसमें से आप कितनी निकाल रहे हो। तो ये पॉजिटिव्स पड़े हुए इसमें से कितने आपने आइडेंटिफाई कर लिया, निकाल लिया उसमें से, ठीक है। लेकिन इस तरह के सवाल मत पूछें, इसका मुझे नहीं पता चलता आमतौर पे, यहाँ पे पता है लेकिन आमतौर पे टर्मिनोलॉजी का नहीं होता। अच्छा, इसके साथ ही एक और चीज़ है जिसको कहा जाता है प्रिसीजन। रिकॉल को बाय द वे सेंसिटिविटी भी कहते हैं, ये थोड़ी देर में समझ आ जाए शायद कि इसको क्यों कहते हैं। प्रिसीजन एक और, इसके साथ हम दूसरी चीज़ भी रिपोर्ट करना चाहते हैं। रिकॉल आपने देख लिया ना कि रिकॉल को भी हाई करना बहुत आसान है। जिस तरह एक्यूरेसी को इंक्रीज करना आसान था, उसी तरीके से रिकॉल को इंक्रीज करना भी आसान है कि आप सबको कह दो कि जी सबको कैंसर है, जो आया आपको तुम्हें भी कैंसर है, तुम्हें भी कैंसर है, तुम्हें भी कैंसर है। रिकॉल 100% होगी क्योंकि जितनों को कैंसर था सारों को आपने कहा ना, तो सारे आपने आइडेंटिफाई कर लिए। इसके साथ एक और चीज़ हम मेजर करते हैं जिसको कहते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन ये कहती है कि ट्रू पॉजिटिव्स और फॉल्स पॉजिटिव्स। अब इसकी हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ये कि जितने हमने पॉजिटिव कहे उनमें से कितने जो है वो करेक्ट थे, ठीक है। प्रिडिक्टेड एज पॉजिटिव, इसमें से कितने ठीक थे, ठीक है। तो अगर आप विली नीली हर किसी को कह रहे हैं कि तुम्हें कैंसर है, तो उस केस में आपके जिन लोगों को कैंसर नहीं है वो बहुत सारे होंगे, तो आपकी करेक्ट की रेशो बहुत नीचे चला जाएगा। तो इस केस में जिसमें सिर्फ एक को कैंसर था और 99 को नहीं था, आपकी जो प्रिसीजन आएगी वो 1% की आएगी सिर्फ, ठीक है ना। तो रिकॉल हमने 100% कर दी, लेकिन यहां पे आपके पास 1% एक्यूरेसी सिर्फ आ जाएगी, ये प्रिसीजन आ जाएगी सिर्फ, ठीक हो गया। ये बात समझ आ गई। अब हमारे पास क्या हो गया कि अब हमारे पास दो और चीजें आ गई, रिकॉल और प्रिसीजन। अगर आप प्रिसीजन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि कम से कम लोगों को कहेंगे कि जी तुम्हें कैंसर है, ठीक है। प्रिसीजन तभी इंक्रीज होगी ना, ताकि जिसके ऊपर आपको यकीन है कि इसको तो जरूर कैंसर है, तब आप उसको कहेंगे तुम्हें कैंसर है। तो हमारी जो केयरफुलनेस है वो इंक्रीज होगी। प्रिसीजन ज्यादा करने के लिए आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, लेकिन जब आप ज्यादा केयरफुल होंगे तो हो सकता है कि आपके इस केयरफुल होने की वजह से कुछ लोग जिनको एक्चुअली कैंसर था वो भी आपने ज्यादा केयरफुल होने की वजह से उसको नहीं कहा, तो फिर आपका रिकॉल कम हो जाएगा। समझ आ रही है? तो ये आपके पास एक एरिया है, ग्रे एरिया है सारे का सारा, जो कि आपकी केयर का है, केयरफुलनेस आपकी कितनी है। आप अगर बिल्कुल केयरलेस हैं, हर किसी को कहते हैं कि तुम्हें कैंसर है, तो आपका रिकॉल बहुत ज्यादा होगा लेकिन आपकी प्रिसीजन बहुत खराब होगी। अगर आप बहुत ज्यादा केयरफुल हैं, आप किसी को भी नहीं कहते, बिल्कुल जिसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको श्योरिटी है, सिर्फ आप उसको कहते हैं कि तुम्हें कैंसर है, तो आपकी प्रिसीजन बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आपका रिकॉल फिर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग जिनको था उनको भी आपने कह दिया कि तुम्हें नहीं है। समझ आ रही बात की? तो ये आपके पास यहां पे एक कर्व सा बन जाता है कि अगर आप प्रिसीजन को ज्यादा करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास रिकॉल कम हो जाता है, और अगर आप रिकॉल को ज्यादा करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास प्रिसीजन कम हो जाता है। और आपके पास मॉडल बेसिकली इनके दरमियान में कहीं पे आपकी केयरफुलनेस के हिसाब से लाई करता है कहीं पे, ठीक हो गया। तो हो सकता है कि एक मॉडल इस तरीके से हो, एक मॉडल हो जिसके अंदर आप जब केयरफुलनेस अपनी चेंज करते हैं तो रिकॉल बड़ी तेजी से बड़ी आहिस्ता तरीके से ड्रॉप हो, लेकिन प्रिसीजन बहुत तेजी से इंक्रीज हो, और आखिर में जाके रिकॉल अचानक ड्रॉप होना शुरू हो जाए। ये समझ आ रही है? डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे ना, सही है। वजह वो उस मॉडल का बस वो लर्निंग इस किस्म की उसने की है कि एक टाइम तक उसका रिकॉल बड़ा आहिस्ता आहिस्ता होता है, प्रिसीजन बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रही होती है, फिर एक खास पॉइंट आता है, उसके बाद अगर आप और केयरफुल होने की कोशिश करते हैं तो फिर अचानक उसकी प्रिसीजन जो है वो ड्रॉप होती है, रिकॉल ड्रॉप होता है। वो वहां पे तो हमारे किसी को वो कह रहे थे ना कि तुम्हें कैंसर नहीं है, अब हमारे किसी को कह रहे हैं कि तुम्हें कैंसर है। उल्टा कर दिया ना मैंने, मॉडल उल्टा कर दिया मैंने। मॉडल इसको इस तरह देखे ना कि जितनों को हमने कहा कि हमने सबको कहा ना कि तुम्हें कैंसर है, उनमें से कितनों को था एक्चुअली, एक को था ना, तो 1% होगी प्रिसीजन। मैंने इसीलिए कहा है कि हाई लेवल डिस्क्रिप्शन जब याद रखेंगे ना तो इससे आपको बाद में ये सारे एक जैसे हैं फॉर्मूले, ये किस तरह याद रखेंगे ना, टीपी एफपी।
वो लेगी नहीं, उसी सेंसिटिविटी को अप्लाई करें ना। देखें, हमने हर किसी को कहा कि तुम्हें कैंसर है, ठीक है। तो जितनों को कैंसर था, जितनों को भी कैंसर था, हमने चूंकि सबको कहा, तो बस हमने सबको कह दिया ना कि तुम्हें कैंसर है, तो जितनों को कैंसर था उन सारों को हमने कहा कि तुम्हें कैंसर है, तो रिकॉल 100% होगी। तो रिकॉल बहुत ज़्यादा है, प्रिसीजन बहुत कम है, ठीक है, समझ आ गई बात की। तो अब हमारे पास कभी कभी केस इस तरीके से आ सकता है कि एक स्लाइड मिसिंग यहाँ पे, हमारे पास इस तरह आ सकता है कि प्रिसीजन जो है, लेट से जिस तरह यहीं पे हमारे पास केस था कि 0.01 थी, ठीक है। नॉर्मली आपको जो नए पेपर जो मैंने देखे हैं उसके अंदर आपको फिर पॉइंट्स में मिलता है, मकसद वही है, परसेंटेज है ये, ठीक है, 1% है, और जो रिकॉल है आपके पास वो 1 है, ठीक है। लेट से आपके पास एक और मॉडल है जिसके अंदर प्रिसीजन आपकी 0.5 है और रिकॉल 0.9 है, तो आप क्या कहेंगे इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? अली, लास्ट टाइम आप कहानी सुना चुके हैं, कौन सा अच्छा है? नहीं, ये एक मॉडल है M1, ये एक दूसरा मॉडल है M2, इन दोनों में से कौन से को आप इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? प्रोवाइडेड एवरीथिंग एल्स इज सेम, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये, या इसको चलें इस तरह कर लें ना, 0.98 कर लें, अब ठीक है, M2 ज़रा बेहतर है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा मॉडल आ जाता है जो कि लेट से ये कह रहा है 0.7 और ये कह रहा है 0.8, और एक और मॉडल आ जाता है जो कि कह रहा है 0.8 और ये कह रहा है 0.7 या लेट से 0.71, तो अब इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सिनारियो के ऊपर, ठीक है। तो इससे जो मकसद निकाला जा रहा है वो ये निकाला जा रहा है कि आपके पास एक्यूरेसी एक मेजर था, ठीक है, एक नंबर आपके पास आ गया एक मॉडल से, एक नंबर आ गया दूसरे मॉडल से, दोनों को आप कंपेयर कर सकते थे, जो ज़्यादा है वो बेहतर है। लेकिन उसके अंदर मसला था स्क्यूड क्लासेस का, तो हमने क्या किया कि हमने उसके जवाब के तौर पे दो मैट्रिक्स निकाले, रिकॉल और प्रिसीजन। जब रिकॉल और प्रिसीजन निकाली तो उन्होंने एक्यूरेसी वाला मसला तो हल कर दिया, ठीक है। अगर आप ब्लाइंडली कोई भी काम करते हैं तो दोनों में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम दो नंबर्स इस्तेमाल करते हैं तो दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करना हर केस में पॉसिबल नहीं रह जाता फिर, ठीक है। जब आपके पास एक नंबर हो और दूसरा नंबर इंडिविजुअल्स हो, स्केलर्स हो, तो स्केलर्स को कंपेयर करना पॉसिबल है। जब ये दो दो नंबर हो जाए, वेक्टर्स हो जाए, तो दो वेक्टर्स को आपस में कंपेयर करना आम तौर पे इन जनरल पॉसिबल नहीं रहता फिर। जिस तरह यहाँ पे अब आप क्या कह सकते हैं इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो अगर आपको कोई बंदा रिकॉल और प्रिसीजन दोनों रिपोर्ट कर दे और फिर आपने इंप्रूवमेंट अपनी तरफ से आप लेके आपने एक नया मॉडल बनाया, उसके अंदर रिकॉल थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, प्रिसीजन थोड़ी सी कम होगी, तो आप क्या क्लेम करेंगे कि मेरा मॉडल उससे अच्छा है या नहीं? अगर आप क्लेम कर दें तो वो आपको किस तरीके से रिफ्यूट करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो नंबर्स हो जाते हैं तो फिर इनको कंपेयर करना ऑलवेज पॉसिबल नहीं रहता। तो अब हम क्या करेंगे कि अभी इनसे हम कोई ऐसा नंबर बनाएंगे जो कि इन दोनों का एक किस्म की कोई एवरेज हो, ठीक हो गया। तो उसके लिए जनरली जो एवरेज इस्तेमाल की जाती है वो आपके पास इस्तेमाल होती है एफ स्कोर के नाम से, ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एफ स्कोर पर लिख देंगे बाद में, वो होता है 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके पास प्रिसीजन बहुत कम है या रिकॉल बहुत कम है तो ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ये बहुत छोटी हो जाएगी वैल्यू। जब ये पूरी चीज़ छोटी वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पे पूरी जो वैल्यू आएगी वो बहुत कम आएगी, ठीक है। अगर ये ज़्यादा हो जाता है और रिकॉल भी ज़्यादा हो जाता है तो ये पूरी की पूरी जो आपके पास न्यूमरेटर है ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जब ये पूरा न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा तो आपके पास पूरी ओवरऑल वैल्यू जो है ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये बात अगर आप लोगों को हजम ना हुई हो तो खैर है, इसके अंदर थोड़ी सी वैल्यूज पुट करके फिर आप देख लें, ठीक है। या अगर कहते हैं तो करके देख लेते हैं, किसी के पास कैलकुलेटर है तो रन कर ले कि हमारे पास आएगा 0.7 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.7 प्लस 0.8, ठीक है। और यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने थोड़ा फ़र्क लिया कुछ, हाँ ये 0.71 मैंने लिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, कर सकता है नहीं, आप लोग फिर करके देख लें। ये जो दूसरा मॉडल है ये शायद थोड़ा सा बेहतर आएगा, ठीक है। इसमें ये 0.71 है यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एफ स्कोर अब यहाँ पे आखिर में एक नंबर देगा। तो अगर एक मॉडल का हमने निकाला M1 का हमने एफ स्कोर निकाल लिया, वो यहाँ पे आ गया लेट्स से 0.75 और इसका आ गया 0.76, ठीक है। तो अब आप चूंकि ये अगेन दोनों एक एक सिंगल स्केलर नंबर आ गया तो अब आप इसको इसके साथ कंपेयर करके कह सकते हैं कि कौन सा बेहतर है। समझिए बात की, ठीक है। एफ स्कोर जितना ज़्यादा है उतना बेहतर है। जिस तरीके से रिकॉल जितना ज़्यादा है बेहतर है, प्रिसीजन जितनी ज़्यादा बेहतर है, उस तरीके से F1 स्कोर जितना ज़्यादा है उतना बेहतर है, ठीक है। इसके जनरल एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसको कहा जाता है FP स्कोर,
ठीक है। FP स्कोर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये जो नंबर है इसको आप P+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो F1 स्कोर है तो इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। F2 स्कोर भी होता है, F3 स्कोर भी होता है, हर एक अपने अपने फ़वाइद हैं, ठीक है। ये वो जियोमेट्रिक मीन्स वगैरह से आए हुए हैं, स्टेटिस्टिक्स की कहानी है। बेसिक मकसद इसका क्या है कि आपके पास अगर रिकॉल या प्रिसीजन दोनों में से कोई एक चीज़ भी बहुत कम हो जाएगी तो ओवरऑल F स्कोर आपका बहुत अचानक ड्रॉप होगा, ठीक है। तो F स्कोर जो है दैट इज़ अ वेरी गुड मेजर ऑफ द मॉडल्स करेक्टनेस, इस तरीके से कह लें कितना अच्छा वो काम कर रहा है, प्रेडिक्शंस उसकी कितनी अच्छी हैं। एक्यूरेसी का लफ्ज़ अब हम इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि एक्यूरेसी की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन हम पीछे दे आए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दे आर डूइंग टू डिफरेंट थिंग्स बट अचीविंग द सेम रिजल्ट एटलीस्ट इन दी गिवन एक्सपेरिमेंट। जी, अब वो यहाँ पे निकालेंगे तो माइनस का फ़र्क आएगा, मैंने इसीलिए वहाँ पे वो 1 लगा दिया था ताकि थोड़ा सा फ़र्क आ जाए, ठीक है। वो ना लगाए तो दोनों का बिल्कुल एक जैसा आएगा, तो अब बिल्कुल दोनों बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल दोनों बराबर है तो यहाँ पे मतलब वैसे भी नॉर्मली F1 स्कोर ही इस्तेमाल होता है, F2 नहीं इस्तेमाल किया जाता, मतलब ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता, कोई स्पेसिफिक केसेस में शायद होता हो। आम तौर पे आपको अगर F स्कोर में लिखा हुआ मिले तो इससे मुराद F1 स्कोर होती है। ये P है ना, FP स्कोर जनरल जो टर्म है वो FP स्कोर है। तो अगर F1 स्कोर आप कहते हैं तो यहाँ पे P+1 2 लगाएंगे, अगर F2 स्कोर है तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, ठीक है। वो मुख्तलिफ किस्म के वो हार्मोनिक मीन्स की प्रॉपर्टीज़ है ना, ज्योमेट्रिक मीन्स की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, कि किस जगह पे कौन सा ज़्यादा काम करता है। अगर एक बहुत जीरो के करीब है तो उसको आप नॉर्मलाइज किस तरीके से करेंगे, वो मुझे खुद भी ज़्यादा तफसील उसकी पता नहीं। मिलेगा तो सही। F0 स्कोर आप पता नहीं किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता होगा, कभी देखा नहीं है, ठीक है, करके देखते जी। कुछ और भी एक आध और अभी हम देखेंगे, एक और एक दो मैट्रिक्स और हैं वो भी देख रहे हैं हम आगे, ठीक है। आखिरी चीज़ आज के लेक्चर की। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि हमने किया क्या। हमने यहाँ पे किसी एक ख़ास लेवल के ऊपर यहाँ पे आके हमने स्टॉप लगाया था और हमने कहा था कि जी इसके ऊपर मेरी प्रिसीजन कितनी है और मेरा रिकॉल कितना है। तो केयरफुलनेस जो है वो हमने फिक्स कर दी, ठीक है। हम एज द मॉडल राइटर्स जो कि हम पेपर लिख रहे हैं, अपना मॉडल लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये काम बड़ा अच्छा किया है। हमारी जो केयरफुलनेस थी, ठीक है, वो हमने फिक्स करके प्रिसीजन रिकॉल निकाले और उनकी बेसिस के ऊपर हमने F1 स्कोर निकाला और वो हमने रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में इस तरीके से हो सकता है कि अगर यही मॉडल लेट्स से कैंसर पेशेंट की जगह पे आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो फ्लू पेशेंट्स के लिए, तो वहाँ पे इतना केयरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप थोड़ी सी वो कर सकते हो कि किसी को आपने कह भी दिया कि तुम्हें फ्लू ज़्यादा है तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। तो अब ये मॉडल जो है वहाँ पे कैसा काम करेगा वी डोंट नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास F1 स्कोर रिपोर्टेड है जिसके अंदर प्रिसीजन और रिकॉल है, जिनके अंदर अजम्पशन ये है कि केयरफुलनेस एक खास लेवल के ऊपर फिक्स्ड है। समझ आ रही बात की? तो वो जो केयर थी वो हमारे मॉडल के अंदर बेसिकली हमने एम्बेड करके और वो हमने रिपोर्ट की है। तो अगर हम ये करना चाहते हैं कि हम किसी बंदे को ये बताएं कि भाई इंट्रिंसिकली हमारे मॉडल की ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है रिगार्डलेस ऑफ हाउ केयरफुल यू आर विद सेटिंग द थ्रेशोल्ड वो कितनी है, ठीक है। अगर आप इन जनरल मॉडल को इस्तेमाल करना चाहें मुख्तलिफ केयरफुलनेस के लेवल्स के ऊपर तो हमारा मॉडल ज़्यादा अच्छा काम करेगा या ये दूसरा मॉडल अच्छा काम करेगा, तो उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। F1 स्कोर इज नॉट सफिशिएंट। ये बात समझ आई कि F1 स्कोर के अंदर चूंकि वो हमने थ्रेशोल्ड खुद फिक्स कर दिया, तो अब वो चूंकि फिक्स्ड है तो कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि अगर मैं वो चेंज करूंगा तो प्रिसीजन रिकॉल कहाँ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने ये कहा ना कि भाई मैं ये जगह ले रहा हूँ, इतना केयरफुल मैं रहूंगा कि मेरी प्रिसीजन यहाँ पे आए और रिकॉल यहाँ पे आए। ये मैं किस बेस पे कहूँगा? 0.5 लेट से आपने फिक्स किया हुआ है ना, हमने शुरू में थ्रेशोल्ड एक फिक्स किया था 0.5 कि इफ यू आर अबव 0.5 देन यस, इफ लेस देन और इक्वल टू 0.5 देन नो, तो वो केयरफुलनेस है। लेट से आप उसको कहेंगे मैं उसको 0.7 पे रखता हूँ, ठीक है, तो आप थोड़े और केयरफुल हो गए कि भाई अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 से ऊपर है तो फिर मैं इसको कहूँगा कि कैंसर है, वरना नहीं है। तो वो आप जब उस थ्रेशोल्ड को चेंज करते हैं तो आप बेसिकली अपनी केयरफुलनेस को चेंज कर रहे होते हैं। आ रहे हैं इसकी तरफ आगे और तफसील से, ये एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम जो देखते हैं 0.5 हर जगह पे मिलता है, लेकिन वो एकेडमिया के अंदर समझाने के लिए कहा जाता है। इन प्रैक्टिस हमेशा ये जो थ्रेशोल्ड सेट किया जाता है ये देखा जाता है कि हमने प्रिसीजन इंक्रीज करनी है कि रिकॉल इंक्रीज करना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे स्पेसिफिक डोमेन के लिए, ठीक है। तो इसको कभी भी आप 0.5 के ऊपर ब्लाइंडली फिक्स नहीं किया करते। ये जो हमने दो अलग F स्कोर देखे, जी जी दो अलग मॉडल्स, जी जी, ये दो मॉडल सेम थ्रेशोल्ड पर, ये कुछ पता नहीं है हमें, क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ F1 स्कोर अपना बताया है,
हमें नहीं पता किस में। अब अगर इन दो मॉडल्स को हम ये वैल्यूएट करना चाहते हैं कि अगर मैं इनके थ्रेशोल्ड्स को चेंज करूंगा तो कौन सा बेहतर काम करेगा, उसके लिए अभी तक हमारे पास कोई तरीका नहीं, हम वो तरीका भी निकालेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, प्रॉब्लम समझ आया ना कि क्या मसला है, F1 स्कोर के साथ क्या मसला है, एक्यूरेसी के साथ क्या मसला था, स्क्यू क्लासेस में वो काम नहीं करता। हमने प्रिसीजन रिकॉल निकाले, उसमें क्या मसला था कि वो दो नंबर हो गए, उनको कंपेयर करना ऑलवेज पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमने F1 स्कोर निकाला। F1 स्कोर में क्या मसला है कि F1 स्कोर के अंदर थ्रेशोल्ड जो है वो किसी जगह पे फिक्स्ड है, हमें नहीं पता कहाँ फिक्स्ड है। तो अगर हम थ्रेशोल्ड से इंडिपेंडेंट होकर मॉडल को इवैल्यूएट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। सर वो थ्रेशोल्ड कहाँ पे हम अभी यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ पे यूज कर रहे हैं? जब इस बंदे ने प्रिसीजन और रिकॉल निकाली थी तो उसने कहीं पे ये ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव वगैरह ये सारे फिक्स किए होंगे उस थ्रेशोल्ड के बेस पे की थी। उस थ्रेशोल्ड की बेसिस के ऊपर, क्योंकि अगर उसने लेट से यहाँ पे वो किया होता, कहा होता कि जी मैं बिल्कुल श्योर होऊंगा तो फिर उसके बाद मैं इसको पॉजिटिव 5 टेस्ट है उसमें से 3 पॉजिटिव आए हुए हैं, तो उसके बेस पे ये थ्रेशोल्ड कुछ इस अगर इसको आप वो उस हिसाब से देखें ना, वो क्लासिफिकेशन में जो हम सॉफ्ट मैक्स चला के आखिर में प्रोबेबिलिटी का एक नंबर आ रहा था, नंबर आया 0.8। अब आया 0.8 को आप कहेंगे कि इसको कैंसर है या नहीं कहेंगे? ठीक है, तो अगर आप कहेंगे कि जी मैं 0.99 से जो ऊपर होंगे सिर्फ उनको कहूंगा कि कैंसर, तो अक्सर फिर उसमें लोग आपके यहाँ बैठे होंगे, क्योंकि अक्सर लोग तो 0.99 से नीचे आएंगे। अगर आप कहेंगे नहीं जी 0.8 से ऊपर जो है, तो उसमें से अक्सर लोग जो है वो यहाँ चले जाएंगे फिर। ठीक है, तो आपके इनके रेशोज जो है वो फर्क होंगे, उसकी वजह से प्रिसीजन रिकॉल फर्क आएगी और उसकी वजह से F1 स्कोर फर्क आएगा, लेकिन वो आप रिपोर्ट चूंकि नहीं कर रहे। ठीक है, नॉर्मली F1 स्कोर के साथ आपको थ्रेशोल्ड मैशोल्ड रिपोर्टेड नहीं मिलेगा। अगर आप बिल्कुल रैंडमली करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके उसके ऊपर, डाटा सेट के ऊपर। अगर आप कंप्लीटली 50-50 के ऊपर, कॉइन फ्लिप के ऊपर अगर आप कह रहे हैं कि जी अगर हेड आया तो ये कैंसर है, टेल्स आया तो कैंसर नहीं है, तो आपके पास नॉर्मली F1 स्कोर जो है वो 0.5 के करीब करीब आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रिसीजन और रिकॉल जो है वो इतना ज़्यादा, कभी रिकॉल ज़्यादा हो जाएगा, प्रिसीजन कम हो जाएगी, कभी प्रिसीजन ज़्यादा हो जाएगा, रिकॉल कम हो जाएगा, आपके पास F1 स्कोर जो है 0.5 के करीब करीब आएगा। तो अब an F1 score of 0.5 is basically not telling you anything, that's a random experiment। ठीक है, अच्छा उनकी वो सवाल पूछे तो बात भी बीच में आ गई कि 0.5 का F1 स्कोर इज नॉट वेरी गुड एक्सेप्ट इन वेरी स्पेसिफिक केसेस। ठीक हो गया, तो थ्रेशोल्ड जो है आप चेंज करने के हिसाब से, लेकिन वो तो बिल्कुल वर्स्ट केस है ना कि रैंडम आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि मेरा ये मॉडल जो है इज इट बेटर देन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो आप उसको फिर उसके साथ F1 स्कोर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। ठीक है, सर ये रिसर्च पे तो उसमें वो सिर्फ रिकॉल की बुनियाद पर देख रहे थे कि मेरा रिकॉल अच्छा हो जाए। तो रिकॉल का मैंने आपको तरीका एक बता दिया ना कि आप हर किसी को कहेंगे तो मैं कैंसर है, तो रिकॉल 100%। फिर अगर आप वो रिपोर्ट करेंगे आर रिकॉल इज 100%, तो व्हाट डज दैट प्रूव? ठीक है, अनलेस यू ऑल्सो प्रोवाइड द प्रिसीजन, और प्रिसीजन आपने साथ दी और दोनों को आपने कह दिया कि जी प्रिसीजन भी 0.95 है, तो देन इट्स अ रियली गुड मॉडल। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी सिनेरियो। ठीक है, ये समझ आ गई कि अब हम ये करना चाह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट ऑफ द थ्रेशोल्ड अपने मॉडल की जो पावर है उसको रिपोर्ट करें। तो उसके लिए हम तरीकाकार ये करेंगे कि ज़रा थोड़ा सा याद रखें कि हमारे पास यहाँ पे ये पूरा न्यूरल नेटवर्क है, इनपुट आया, इनपुट से यहाँ पे हमारे पास लेट से बिल्कुल फाइनल जो आखिर में सॉफ्टमैक्स की प्रोबेबिलिटी आई वो आई लेट से 0.7। ठीक है, एक और डाटा पॉइंट हमने उसको दिया वो आई 0.5, एक और डाटा पॉइंट दिया 0.2, एक और डाटा पॉइंट दिया 0.75, एक और डाटा पॉइंट दिया 0.8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास आ गए। ठीक हो गया, सारे आ गए, लेट्स से 10,000 डाटा पॉइंट से 10,000 नंबर्स हमारे पास आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम कोई एक थ्रेशोल्ड एट रैंडम उठाएंगे। ठीक है, लेट्स से मैंने कहा मेरा जो थ्रेशोल्ड है वो मैं रख रहा हूँ 0.01 पे, वैसे ही मैं हवा में भी मैंने उठाया। ठीक है, मैं अपना थ्रेशोल्ड जो है 0.01 पे रख रहा हूँ, तो वॉट एवर इज अबव 0.01 आई से दैट इज अ P एंड एवरीथिंग दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0.01 दैट इज एन N। ठीक है, थ्रेशोल्ड मैंने 0.01 पे रखा है, अभी हवा में मैंने 0.01 पिक किया है, कोई वजह नहीं है इसकी। ठीक हो गया, जब मैं ये करूंगा तो मैं अपने पास कैलकुलेट कर लूंगा कि मेरे पास ट्रू पॉजिटिव्स कितने हैं और फॉल्स पॉजिटिव्स कितने हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट। तो आप दो चीजें निकालेंगे, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट। ये बेसिकली इसकी भी हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ये है कि आपके पास ट्रू पॉजिटिव्स जो हैं वो कितने आए आपकी टोटल्स के हिसाब से। ठीक है, और फॉल्स पॉजिटिव्स आपके पास कितने आए टोटल्स के हिसाब से। तो देखें, जब आप ज्यादातर लोगों को कहेंगे, अगर आप थ्रेशोल्ड को बिल्कुल कम रखेंगे कि जी जो भी जरा सी भी मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव हो सकता है तो मैं इसको पॉजिटिव कहूंगा, तो आपका ट्रू पॉजिटिव रेट क्या होगा, बहुत हाई होगा। ठीक है,
लेकिन साथ ही आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप हर किसी को कह रहे हैं तो ट्रू पॉजिटिव रेट भी ज़्यादा होगा, फॉल्स पॉजिटिव रेट भी ज़्यादा होगा। आप ब्लाइंडली हर किसी को कह रहे हैं। और अगर बिल्कुल दूसरे स्पेक्ट्रम में आप जाके कहें कि मैं जब बिल्कुल श्योर होऊंगा तो उस वक्त मैं इसको कहूंगा कि तुम पॉजिटिव हो, वरना मैं नहीं कहूंगा इसको, वरना मैं नेगेटिव कहूंगा। तो इस केस में बहुत सारे आपके पास फॉल्स पॉजिटिव्स कम हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ट्रू पॉजिटिव्स भी साथ कम हो जाएंगे। तो जब आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे लो थ्रेशोल्ड रखते हैं तो आपके पास फॉल्स पॉजिटिव्स भी ज़्यादा हो जाते हैं और ट्रू पॉजिटिव रेट भी आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली आप बहुत ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव्स कह रहे हैं। और दूसरे एंड पे अगर आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं तो आपके पास फॉल्स पॉजिटिव रेट भी बहुत कम हो जाता है और ट्रू पॉजिटिव रेट भी बहुत कम हो जाता है, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने अभी थ्रेशोल्ड रखा था 0.01 पे, उसकी बेसिस पे मैंने ट्रू पॉजिटिव्स कैलकुलेट किए, फॉल्स पॉजिटिव्स कैलकुलेट किए, ट्रू नेगेटिव्स कैलकुलेट किए, फॉल्स नेगेटिव्स कैलकुलेट किए, पूरा टेबल बनाया। उस टेबल की बेसिस के ऊपर मैंने ट्रू पॉजिटिव रेट कैलकुलेट किया, फॉल्स पॉजिटिव रेट कैलकुलेट किया। मेरे पास दो नंबर आ गए, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं इसको लेके आया, यहाँ पे मैंने रखा ट्रू पॉजिटिव रेट और यहाँ पे रखा फॉल्स पॉजिटिव रेट, सही है। अब दो नंबर्स है ना, अगेन अगर दोनों को हम इसी तरीके से छोड़ दें तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। एक मॉडल के ट्रू पॉजिटिव रेट फॉल्स पॉजिटिव रेट के पेयर को दूसरे मॉडल के ट्रू पॉजिटिव रेट फॉल्स पॉजिटिव रेट के पेयर के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते इन जनरल। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम इनको प्लॉट करेंगे थोड़ा सा। देखें, अगर आपके पास बिल्कुल छोटा थ्रेशोल्ड है तो हमने क्या कहा कि ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। अगर आपके पास बिल्कुल एंड पे आप चले गए तो आपके पास ट्रू पॉजिटिव रेट भी बहुत ज्यादा और फॉल्स पॉजिटिव रेट भी बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इसके दरमियान में मुख्तलिफ थ्रेशोल्ड्स के ऊपर हम यही एक्टिविटी करेंगे, ट्रू पॉजिटिव रेट भी निकालेंगे, फॉल्स पॉजिटिव रेट भी निकालेंगे। तो हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स आ जाएंगे, उन सारे पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे जैसे हम थोड़ा सा हमने अपने थ्रेशोल्ड को ज़्यादा करना शुरू किया तो हमारे पास क्या हुआ कि जो लोग डेफिनेटली पॉजिटिव में थे, एक्चुअली भी पॉजिटिव थे, हमने भी उनको पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया, तो वो ज़्यादातर यहाँ आना शुरू हो गए। तो हमारा ट्रू पॉजिटिव रेट तेज़ी से ऊपर जाएगा और फॉल्स पॉजिटिव रेट, जाहिर बात है कि अक्सर लोग तो हमारे मॉडल अगर अच्छा है तो हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव बाद में आना शुरू होंगे। ज़्यादातर को तो हमने इधर रखा होगा ना, ये समझ आ रही बात की, कि जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, अगर हमारा मॉडल अच्छा है तो वो थ्रेशोल्ड को चेंज करने से उनको पहले कहेगा कि तुम हो। जिनकी प्रोबेबिलिटी रियल वर्ल्ड में ज़्यादा थी पॉजिटिव होने की, हमारा मॉडल अगर अच्छा है तो वो उनको कहेगा कि तुम पहले पॉजिटिव हो, ठीक है। तो हमारे पास ये लाइन यूं ऊपर जाएगी और फॉल्स पॉजिटिव रेट कम ज़्यादा होगा, ट्रू पॉजिटिव रेट ज़्यादा होगा। सर अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो तो ये भी तो हो सकता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो वही पॉजिटिव। वही अगर आपका मॉडल बुरा है तो उस केस में फिर वो होगा, ठीक है, उसकी तरफ आते हैं। मतलब ये है ना कि आपका मॉडल गलत काम कर रहा है फिर, डिपेंडिंग ऑन द डेटा सेट, क्योंकि ये तो रियल वर्ल्ड पे डिपेंड करता हाँ। लेकिन मतलब अगर हमारे मॉडल ने डाटा सेट को सही मॉडल किया है तो होना यही चाहिए ना कि जो एक्चुअली पॉजिटिव्स हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा इस तरफ होना चाहिए। है। उनका ज़्यादा जी जी, उनका ज़्यादा हक बनता है कि उनको पॉजिटिव पहले कहा जाए, ठीक है, अगर मॉडल अच्छा है तो। अगर मॉडल बुरा है तो फिर उल्टा होगा obviously, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ये एक। फिर हमने थोड़ा सा और थ्रेशोल्ड को चेंज किया, थोड़े से ट्रू पॉजिटिव्स और आ गए, फिर थ्रेशोल्ड को चेंज किया, थोड़े से ट्रू पॉजिटिव्स और आ गए। लेकिन अब साथ साथ देखें फॉल्स पॉजिटिव्स भी, जाहिर बात है बीच बीच में कुछ वो भी आते जा रहे हैं, कुछ गलतियां भी हो रही हैं ना, तो गलतियां भी साथ साथ आती जा रही हैं। तो हमारे पास इवेंचुअली क्या होगा कि एक ऐसा स्वीट स्पॉट आ जाएगा कि इसके बाद जब हम थ्रेशोल्ड को चेंज करते हैं, अपनी केयरफुलनेस को कम करते हैं, तो अब हमारे पास ट्रू पॉजिटिव रेट कम इंक्रीज होगा और फॉल्स पॉजिटिव रेट ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये लाइन फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ जाना शुरू कर देगी, ठीक है। तो आखिर में आपके पास जब सारे थ्रेशोल्ड्स के पॉइंट्स को आप प्लॉट कर लेंगे तो ये एक ऐसी आपके पास एक कर्व बन जाएगी, ठीक है। समझ आ गई कि हमने बनाई किस तरह है। थ्रेशोल्ड को चेंज करते गए, ट्रू पॉजिटिव रेट फॉल्स पॉजिटिव रेट हम कैलकुलेट करते गए और प्लॉट करते गए। जब हमने सारों को प्लॉट कर लिया, लेट से हमने यहाँ पे 100 स्टेप्स लिए थे, 10 स्टेप्स लिए थे, 5 लिए थे, 15 लिए थे, 30 लिए थे, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके ऊपर हमने किया, जितने ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे उतनी ज़्यादा स्मूथ कर्व आएगी, जितने कम पॉइंट्स आएंगे उतने ज़्यादा एजेस ज़्यादा आ जाएंगे इसके अंदर, बस इतनी सी बात है। जब ये आपने कर लिया तो आपके पास ये कर्व बन गई। इस कर्व को कहा जाता है ROC कर्व, ठीक है। इसका नाम है, आप लोग तफसील से फिर कहीं देख लें, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ठीक है। अब इस पर आप मुझसे नहीं पूछ सकते कि इसको ये क्यों कहते हैं, मुझे नहीं पता, ये कोई इंजीनियरिंग की साइड से कहीं से आई हुई है, नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ROC कर्व इसको कहा जाता है। अब ये आपको ये बता रही है कर्व कि आप जब अपने थ्रेशोल्ड को चेंज करते हैं तो आपके ट्रू पॉजिटिव रेट्स और फॉल्स पॉजिटिव रेट्स कैसे चेंज होते हैं। तो ये रेक्टिफिकेशन के लिए अच्छा, रेक्टिफिकेशन के लिए
सही हो गया। तो यहाँ पे अब आपके पास ये कर्व आ गई। अब लेट से एक और मॉडल है हमारे पास, दूसरा मॉडल एक बनाते हैं। दूसरा मॉडल है जो कि मैं भी फजूल लगा हुआ है, ठीक है, पता उसको कुछ नहीं है। तो वो क्या करता है, जब वो अपना थ्रेशोल्ड चेंज करता है तो वो आधे जो होते हैं एक्चुअल पॉजिटिव्स को कह देता है, ट्रू पॉजिटिव्स को कह देता है, और आधे बीच में फॉल्स नेगेटिव भी आ जाते हैं उसके रगड़े में, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी कर्व बेसिकली यूं जाएगी, ठीक है, थोड़े से ये, थोड़े से ये, फिर थोड़ा सा और आगे जाएगा, थोड़े से ये, थोड़े से ये, फिर थोड़ा सा और आगे जाएगा, थोड़े से ये, थोड़े से ये, और इवेंचुअली आगे जाके आखिर में ये भी 1 तक ही पहुंचेगा, क्योंकि जब सारों को इसने भी कहना है और सारों को उसने भी कहना है तो बात वही होगी दोनों की। लेकिन ये जो है ये जरा नीचे से आया और ये यहाँ से ऊपर से होके आया है। तो इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी हमें पता चल रहा है कि ये वाला मॉडल जो है ये जरा अच्छा है इस मॉडल से, इन जनरल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड। समझ आ गई? इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड ये वाला मॉडल इस मॉडल से अच्छा है, ठीक है। क्यों अच्छा? ये इस वजह से अच्छा है क्योंकि जब भी आप जिस भी थ्रेशोल्ड के ऊपर देख लें, चाहे जिस भी थ्रेशोल्ड के ऊपर देखें, इसके ट्रू पॉजिटिव्स इसके ट्रू पॉजिटिव से ज्यादा है और इसके फॉल्स पॉजिटिव्स इसके फॉल्स पॉजिटिव से कम है उस जगह पे, ठीक है। या अगर फॉल्स पॉजिटिव्स बराबर भी हैं तो ट्रू पॉजिटिव्स इसके ज्यादा है उससे, ठीक है। तो दिस थिंग इज कांस्टेंट एंड दैट थिंग इज बेटर, तो इस वजह से ये बेहतर है, ठीक हो गया। तो हर पॉइंट के ऊपर अब लेट से एक थर्ड मॉडल आया और उस मॉडल के अंदर हमारे पास ये था कि इनिशियली उसने बड़ा जबरदस्त काम किया, ठीक है, यूं करके ऊपर गया वो, ठीक है, और फिर थोड़ी देर और भी ऊपर गया, लेकिन फिर उसके बाद वो ठुस हो गया, फिर थोड़ा सा और ऊपर गया यहाँ पे। ये एक और तीसरा मॉडल है। अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि अगर आपने बहुत ज्यादा केयरफुल होना है तो उस केस में भी ये मॉडल अच्छा है रेड वाले से। अगर आपने बिल्कुल कम केयरफुल होना है तो उस केस में भी ये मॉडल उससे अच्छा है रेड वाले से। लेकिन इफ यू हैव टू बी 50-50 समवेयर इन द मिडल, देन दिस रेड मॉडल इज बेटर, ठीक है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड, अब इन 3 मॉडल्स को आप इवेल्युएट कर सकते हैं देख के, आई बॉल करके, ठीक है, कि कौन सा जो है वो ज्यादा ऊपर है। तो ज्यादा ऊपर है का क्या मतलब है कि किस कर्व के नीचे एरिया अंडर द कर्व जो है वो ज्यादा है। अब एरिया अंडर द कर्व जो है दैट इज अ स्केलर वैल्यू। तो अगर मैं आपको एक मॉडल बताऊं जिसकी एरिया अंडर द कर्व है 0.8 और दूसरा मॉडल बताऊं एरिया अंडर द कर्व है 0.85, तो हम क्या कहेंगे कि इन जनरल कौन सा वाला बेहतर है? 85 वाला बेहतर है, ठीक है। क्योंकि इफ यू लुक एट ऑल ऑफ द डिफरेंट पॉसिबल थ्रेशोल्ड्स तो आपके पास ये 0.85 वाला जो है वो ज्यादा अच्छा काम करता है। लेकिन हो सकता है 0.85 होने के बावजूद ये हो सकता है कि आपके पास एक स्पेसिफिक केयरफुलनेस के थ्रेशोल्ड के ऊपर ये जो 0.8 वाला मॉडल है वो ज्यादा बेहतर काम कर रहा हो। समझ आ रही बात की? तो अब आपको 2 चीजें रिपोर्ट करनी पड़ेंगी। नंबर 1 AUC, एरिया अंडर द कर्व ऑफ एन ROC, पूरा लफ्ज इसको बोलते हैं कि AUC ऑफ एन ROC, ये आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। प्लस आपको ये ROC का प्लॉट भी शो करना पड़ेगा ताकि पता चले कि किस जगह पे कौन सा मॉडल ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। समझ आ गई बात की? ठीक है। तो अब हमारे पास 2 चीजें आ गई, एक AUC आ गया और एक ROC कर्व आ गया। AUC इज अ सिंगल स्केलर वैल्यू। अगर आपने 2 मॉडल्स को आपस में कंपेयर करना है, सिंपली AUC रिपोर्ट करें एंड यू कैन इवैल्यूएट द मॉडल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड पे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक मॉडल दूसरे मॉडल से बेहतर काम कर रहा हो, तो उसके लिए आप ROC को देखेंगे और उसके एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आप जाके देखेंगे कि इस थ्रेशोल्ड के ऊपर ये कौन सा बेहतर काम कर रहा है। ठीक हो गया? तो ये आपके पास मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं मॉडल्स को मेजर करने के, किस केस में कौन सा अच्छा इस्तेमाल होता है, किस केस में कौन सा और होता है। इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डिपेंडिंग ऑन द लिटरेचर आपके पास आ जाएंगे। कुछ जगहों पे डिटेक्शन रेट्स इस्तेमाल होते हैं, कुछ जगहों पे सिर्फ फॉल्स पॉजिटिव रेट्स आपको रिपोर्टेड मिलेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसके अंदर जो चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं, जो इसके अंदर कॉमन वो मिसकंसेप्शंस हैं, वो मैं चाह रहा था कि हम थोड़ा सा क्लास के अंदर ही क्लियर कर लें ताकि आप लोग इनको जब रिपोर्ट करें या और रिसर्च पेपर्स पढ़ें तो उनमें आपके जहन में ये ख्याल मौजूद हो। जी जी जी, ये आप कोई भी सेट कर सकते हैं। जितने असल में कुछ केसेस में ये होता है ना कि आपके पास इतना बड़ा डाटा सेट है कि आप 100 पॉइंट्स के ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं मैं 20 पॉइंट्स ले लेता हूँ, तो कर्व या स्मूथ होगी या जैग्ड होगी, ठीक है, वरना बाकी वही चीज़ आएगी, ठीक है। थ्रेशोल्ड जीते हैं। जी जी जी, वो ये प्रॉब्लम भी आपको मिलेगा। मुझे अभी रिसेंटली भी एक पेपर मैं लिख रहा था तो उसमें आया था कि जो पास्ट अभी लिटरेचर है, रिसेंट लिटरेचर स्टेट ऑफ द आर्ट, एक ने एक्यूरेसी रिपोर्ट की है, एक ने AUC रिपोर्ट किया है और एक ने जो है तो फॉल्स पॉजिटिव रेट रिपोर्ट किया है। अब मैंने अपना मॉडल दिया, मैं किसके साथ कंपेयर करूँ? मतलब मैं कैसे कहूँ कि मैं इन तीनों को आपस में तो मैं कंपेयर कर नहीं सकता, वो बात तो खत्म होगी, ठीक है। लेकिन मैं अब तीनों, तो मुझे तीनों अलग अलग निकालने पड़े और मैंने कहा कि AUC के हिसाब से मेरा मॉडल इससे अच्छा है,
अगर आप F1 स्कोर देखते हो तो आप पता नहीं किस थ्रेशोल्ड पे उन्होंने लिया है, लेकिन उस स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड और मेरे किसी और थ्रेशोल्ड के हिसाब से मेरा F1 स्कोर उनसे बुरा है, लेकिन मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि मुझे उनके थ्रेशोल्ड रिपोर्टेड नहीं है, ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि वो किस लेवल पे काम करे, तो F1 स्कोर में वो इशू है। तो अगर आपको किसी दो पेपर्स आपने इवेल्युएट करने हैं, एक ने F1 स्कोर रिपोर्ट किया हुआ है, एक ने AUC रिपोर्ट किया हुआ है, तो इन जनरल यू वुड गुड गिव प्रेफरेंस टू द AUC बेस्ड मॉडल, अनलेस कि आप मिसाल के तौर पे कैंसर डाटा सेट के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो उस केस में आपको पता है कि जी इन जनरल इसका थ्रेशोल्ड जो है बड़ा हाई रखा गया होगा, तो मैं फिर F1 स्कोर को इस्तेमाल करूँ। ये तो बहुत ज़्यादा केस बाय केस बेसिस पे आपको देखना सर पड़ेगा। थ्रेशोल्ड क्यों मेंशन नहीं होता लिटरेचर में मॉडल की? करना चाहिए, मतलब ये वही चीज़ें हैं कि जब आप लोग अपना पेपर लिखेंगे और आपने मॉडल अच्छा बनाया हो और सारा एफर्ट आपने किया हो, तो ये चीज़ें जितनी एक टेबल है ना, आपने रिपोर्ट करनी है सारी बातें, सारी कहानी लिखेंगे, इतनी बड़ी कहानी डालेंगे, SVM के मॉडल्स की डेरिवेशन करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि थ्रेशोल्ड कितने पे रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन इन जनरल व्हेन यू डोंट हैव अ थ्रेशोल्ड इट्स अज्यूम टू बी 0.5, ठीक है, लेकिन जाहिर बात है डाटा सेट की बेसिस के ऊपर वो फ़र्क किया जाता है, तो आप कुछ कह नहीं सकते, रिपोर्ट करना चाहिए। बाइनरी क्लासेस ये बाइनरी क्लासेस के लिए है। ROC का आपको नॉर्मली बाइनरी क्लासेस में ही मिलेगी, क्योंकि ट्रू पॉजिटिव रेट फॉल्स पॉजिटिव रेट होता है। F1 स्कोर जो है उसका तरीका आसान है कि यहाँ पे हमने ये देखें, ये जो लिया था हमने लिया था पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे बनाएंगे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। कितनी क्लास 1 थी जिनको हमने क्लास 1 का, ये ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी क्लास 1 थी जिनको हमने क्लास 2 का, ये कम होनी चाहिए। कितनी क्लास 1 थी जिनको हमने क्लास 3 का, वो गलत, ये भी गलत है, कम होनी चाहिए, ये भी कम होनी चाहिए, ये ज़्यादा होनी चाहिए, ये ज़्यादा होनी चाहिए, ये ज़्यादा होनी चाहिए। तो डायगनल जो है आपके पास ये ज़्यादा होने चाहिए, और जो ऑफ डायगनल आपके पास वैल्यूज़ हैं वो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को कहा जाता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे मॉडल की कन्फ्यूजन है ना, कन्फ्यूज कर रहा है दो क्लासेस को आपस में, इसको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कहा जाता है। ये आपको उसमें भी मिलेगा, नंबर्स भी लिखे हुए मिलेंगे, और आजकल जो ज़्यादा तरीका है, पॉपुलर तरीका जो है, हीट मैप आपको मिलेगा कि जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू है किसी सेल की, उतनी ज़्यादा उसकी डार्कनेस है या लाइटनेस है, साथ लिखा होगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा मुराद है। तो अगर डार्कनेस ज़्यादा है तो डायगनल के ऊपर आपको डार्केस्ट वैल्यूज़ मिलेंगी, और जिस जगह पे आपको लाइटेस्ट वैल्यू मिले तो आप समझेंगे कि यहाँ पे मॉडल ज़्यादा गलती कर रहा है, ठीक है। लेट्स से जब आपके पास MNIST का डाटा सेट है तो मोस्ट लाइकली इट विल मेक मेनी मोर मिस्टेक्स बिटवीन 1 and 7, ठीक है। 1 और 7 एक जैसे हैं तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होगी, 1 और 8 के दरमियान में उसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की वैल्यू बहुत कम होगी, ठीक है। तो इसे मैट्रिक मैट्रिक्स आता है, और इसको यहाँ पे जो बनता है इसको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कहा जाता है। फिर ये भी होता है कि आप एक्यूरेसी पर क्लास बेसिस पे कि जी C1 और C2 की आपस में क्या एक्यूरेसी है, ठीक है, दोनों का आप प्लस माइनस लेके उसी तरीके से एक्यूरेसी रिपोर्ट कर सकते हैं, प्रिसीजन रिपोर्ट कर सकते हैं, F1 स्कोर्स रिपोर्ट कर सकते हैं, ओवरऑल सारों की मिला के F1 स्कोर्स रिपोर्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें फिर आपको लिटरेचर में मिलती सर है। एक्यूरेसी इसी तरह दो की भी रिपोर्ट करते हैं, फिर आखिर में ओवरऑल भी रिपोर्ट करते हैं कि कितने हमने सही किए, डायगनल पे कितने हैं डिवाइडेड बाय एवरीथिंग, तो वो एक्यूरेसी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो वो हाई लेवल डिस्क्रिप्शन से आप फॉर्मूलेस खुद भी डिराइव कर सकते हैं, लिटरेचर में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस? अनसुपरवाइज्ड मॉडल्स के लिए एक्यूरेसी का क्या करें? हमारे साथ जो हम ट्रैक कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम कोई जो सॉल्यूशन दे किसी आउट ऑफ द डेटा सेट उसकी एक्यूरेसी वो कैलकुलेट करें, वो कॉन्टेक्स्ट को नहीं कंसीडर करता, इनसाइड करें तो वो नॉइज भी उसमें आ जाता है। असल में अनसुपरवाइज में तो बाय डेफिनेशन आपको सही जवाब पता ही नहीं है ना, तो आप उसको उस तरीके से क्वांटिफाई नहीं कर सकते, और होंगे तरीके सही, मैंने उसका लिटरेचर ज़्यादा तफसील से नहीं देखा कि उसको किस तरीके से क्वांटिफाई किया जाता है। कुछ आपके पास मॉडल्स हैं, जिस तरह ऑटो इनकोडर का आपके पास मॉडल है, तो उसमें ऑल्दो कि वो अनसुपरवाइज है, लेकिन आपके पास आखिर में क्वांटिफाइबल रिजल्ट आ जाता है। आप कह सकते हैं कि कितना सही है ये, क्योंकि वो इनपुट्स को ही हम वापस रीजनरेट कर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा वो जनरेट हो गए तो हम कहेंगे ये बेहतर है। तो कुछ अनसुपरवाइज केसेस में है आपके पास, लेकिन इन जनरल मिस तरह अब आपके पास टॉपिक मॉडलिंग है, तो देयर इज़ नो राइट आंसर, वी डोंट नो व्हाट द राइट आंसर इज़, ठीक है। तो उस केस में फिर हम उसको उठा के और डोमेन एक्सपर्ट नॉलेज उसके ऊपर अप्लाई करके फिर निकालना पड़ता है। ह्यूमन इंटरवेंशन उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि लिटरेचर में कुछ ना कुछ इसके ऊपर ज़रूर मिलेगा। ये थ्योरेटिकल साइड पे कुछ मिलेगा, हो सकता है प्रैक्टिकली या एप्लीकेबल वो स्पेसिफिक डोमेन में किसी में ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत होगा ज़रूर। मेरी नज़र से लिटरेचर ये वाला साइड का नहीं गुजरा। हाँ हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा वो मतलब वो सब्जेक्टिव किस्म की चीज़ें हैं जो क्लस्टरिंग के अंदर मौजूद भी हैं, तो ठीक है। तो आंसर ये है कि आई एम नॉट श्योर।